बेटा ऐसा होता है ना कि जो एसिडिक एसिड्स होते हैं HCl H2SO4 तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण ठीक नहीं लग रहे, तुमसे ना हो पाएगा, ये बोल के भगा देना। तो बोलेगा बेटा ग्लूकोज इधर आओ, क्या बोलोगे बेटा इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ग्लूकोज को उठाना। देखो मैं एक स्टेटमेंट में कह रहा हूं, कोई भी सब्सटेंस हो, कोई भी सब्सटेंस का सॉल्यूशन अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है ना। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका भौकाल सीरीज में। और आज हम पढ़ने वाले हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, मतलब सेकंड चैप्टर। और आज इस चैप्टर को भी धुआं धुआं कर देंगे, भौकाल मचा देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले भैया एसिड क्या होता है, तो अगर बहुत पुरानी डेफिनेशन की बात करें, पुराने समय की बात करें, तो भैया एसिड्स को ऐसे पहचाना जाता था कि जो सब्सटेंस खट्टा टेस्ट, जिसका टेस्ट कैसा है, खट्टा है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम कह देते थे एसिड। एग्जाम्पल के तौर पे जो डेली लाइफ में हम फ्रूट्स खाते हैं वो एग्जाम्पल हो सकते हैं। और अगर आपको नॉलेज के लिए बता दूं तो एसिड वर्ड डिराइव कहां से हुआ है, एसिडस से। एसिडस एक लैटिन वर्ड है, वहां से एसिड वर्ड डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है खट्टा। वैसे ही बेसिस का टेस्ट कैसा था, कड़वा था। एग्जाम्पल करेला खा लो, वॉशिंग सोडा है, बेकिंग सोडा है, ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। अब तीसरा आता है सॉल्ट। तो सॉल्ट बच्चों, सॉल्ट को पहचाना जाता था किस टेस्ट से, ऑब्वियसली सॉल्टी टेस्ट से, जैसे हमारा कॉमन टेस्ट का टेस्ट, कॉमन सॉल्ट का टेस्ट होता है, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ सॉल्ट्स तो बड़े अनप्लेजेंट से होते हैं और कुछ तो पॉइजनस भी होते थे। तो भैया साइंटिस्ट सॉल्ट, एसिड और बेसिस को डिटरमाइन करने के चक्कर में भैया उनकी जान को भी खतरा रह सकता था। तो एक बेटर तरीका ढूंढना अति आवश्यक था। तो भैया फिर आ गई पुलिस वाले। अब सर पुलिस वाले क्यों आ गए, अरे मैं कह रहा हूं पुलिस वाले आ गए क्योंकि इंडिकेटर को मैं कहता हूं पुलिस वाला। क्यों कहता हूं, क्योंकि यह पहचान बता देता है कि भाई इधर आओ, इधर आओ। तुम्हारा जो भी बिहेवियर है उसको देख के ये बता देगा कि आप एसिड हो, बेस हो या सॉल्ट हो, ठीक है। लेकिन सॉल्ट का क्लासिफिकेशन हमारे इंडिकेटर्स नहीं कर पाए, उसके लिए यूनिवर्सल इंडिकेटर पढ़ना पड़ेगा जो चैप्टर में आगे आएगा, पीएच स्केल। जी हां, जिसके बारे में आपने सुना भी है, पहले पढ़ा भी है। तो जब पीएच स्केल आएगा तो हम वहां जरूर पढ़ेंगे। अभी जो हम इंडिकेटर्स पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, उसे हम कहते हैं एसिड बेस इंडिकेटर्स। क्या कहते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर। अब एसिड बेस इंडिकेटर दो टाइप के हैं, या तो वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग कलर चेंज करेंगे। भैया कलर चेंज कैसे, एसिडिक मीडियम में अलग कलर, बेसिक मीडियम में अलग कलर। और एक टाइप होता है जिसमें वो अपना स्मेल बदल देते हैं, एसिड में कुछ और स्मेल आ रही है और बेस में कुछ और स्मेल आ रही है, ठीक है। तो ये दो मेजर टाइप से इंडिकेटर्स के जो आपको पढ़ना है। डेफिनेशन वगैरह आपको इस पीपीटी में मिल जाएगी, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पे पीडीएफ मिल जाएगी और आप भैया डेफिनेशन तो रटा रटाया आप पढ़ सकते हो। मैंने जिस्ट बता दिया। अब कुछ कलर बेस्ड इंडिकेटर्स का यह चार्ट है जो आपको याद करना बहुत ही जरूरी है। और इसमें से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, लिटमस। कौन सा इंपॉर्टेंट है बच्चों, लिटमस वाला इंडिकेटर। सर लिटमस वाला इंडिकेटर इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखो सबसे पहले लिटमस से यह पूछा जा सकता है कि लिटमस का कलर क्या होता है न्यूट्रल सॉल्यूशन में। तो वो एक पर्पल कलर के डाई, पर्पल कलर का डाई होता है जो कहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, लाइचेन बोलो, लाइकेन बोलो, आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, ठीक है। एक प्लांट डिवीजन है थैलोफाइटा, वहां से लाइकेन डिवीजन। देखो लिटमस सॉल्यूशन इज अ पर्पल डाई विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइचेन। कहां से होता है, प्लांट बिलोंगिंग टू द डिवीजन थैलोफाइटा। आपको इतना बस पता होना चाहिए कि लिटमस लाइकेन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब सर कलर्स कैसे याद रखें, तो मैं तुमको एक चीज देख रहा हूं। अब देखो रेड कलर कहां लिखा हुआ है, सिर्फ एसिडिक मीडियम में और एक जगह बेसिक मीडियम में, सॉरी न्यूट्रल मीडियम में। मतलब अगर रेड कलर आ रहा है किसी सब्सटेंस का किसी इंडिकेटर में, तो बहुत अच्छे चांसेस है कि वो एसिड होगा, ठीक है। अब देखो याद कैसे करना है, मैंने लिटमस को कैसे याद किया। पर्पल तो भैया सिंपल है, मुझे पता है, जैसे हमारे माइंड में ना एक धारणा बनी हुई है कि एसिड खतरनाक होता है। अब खतरनाक कलर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, खतरनाक चीज को
हम रेड कलर से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। मतलब कि फाइनल कलर क्या है, अगर रेड आ रहा है, अगर आपका फाइनल कलर रेड आ रहा है मतलब एसिडिक मीडियम की बात हो रही है, और अगर ब्लू आ रहा है तो बेस, बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू, सिंपल है भैया। तो अगर मैंने रेड लिटमस लिया, रेड लिटमस को सॉल्यूशन में डुबाया, रेड का रेड रह गया, तो भैया वो क्या हो सकता है, वो एसिड हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। लेकिन वो रेड ब्लू हो गया तो हम बेस बोल देंगे, और ब्लू लिटमस को डाला और ब्लू रेड में कन्वर्ट हो गया, फाइनल कलर डिसाइड करता है। फाइनल कलर अगर रेड आ गया तो हम क्या कह देंगे, लिटमस है। ठीक है, बाकी भी है जैसे मिथाइल ऑरेंज, न्यूट्रल, न्यूट्रल वाले याद रखना। एक और इंपॉर्टेंट इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है फिनोप्थलीन। इसके बारे में भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। फिनोप्थलीन ऐसा इंडिकेटर, देखो पी फॉर फिनोप्थलीन, पी फॉर पिंक, एक ही मीडियम में कलर चेंज करेगा, वो है बेसिक मीडियम में। ठीक है, बाकी दोनों में कलरलेस है, न्यूट्रल में भी और एसिडिक में भी। बाकी भी चार्ट में आपको दिया हुआ है। टर्मरिक, टर्मरिक एक नेचुरल इंडिकेटर है जो आपके घर में भी प्रेजेंट है, येलो कलर का होता है, लेकिन एसिडिक में भी येलो ही रहता है। बेस में जैसे अगर आपके शर्ट पे खाना गिर गया तो खाने में हल्दी होता है, उसको जाके जब साबुन से धो दोगे ना तो वो रेडिश ब्राउन हो जाएगा, और हालांकि जब वो साबुन वापस वॉश आउट करोगे तो वापस वो येलो कलर का दिखने लग जाता है। क्यों? क्योंकि सारा बेस हट गया पानी से। ठीक है, तो ये इंडिकेटर की एक छोटी सी लिस्ट है, 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में, तो इस टेबल को जरूर याद करके जाना। अब चलते हैं काम की चीज पे। काम की चीज से पहले एक और चीज है कि भाई ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स मतलब जो अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्मेल देते हैं। अब जैसे अनियन का एक क्लॉथ स्ट्रिप बनता है, वो क्लॉथ स्ट्रिप से अनियन की स्मेल आ रही होगी, जब तुम उसको एसिड में डालोगे तो एसिड में अनियन की स्मेल डिस्ट्रॉय नहीं होगी, अभी भी एसिडिक मीडियम में आपको प्याज की खुशबू आएगी। लेकिन जैसे ही उस पे बेस रगड़ दोगे या बेसिक सॉल्यूशन डाल दोगे, उसकी स्मेल डिस्ट्रॉय हो जाती है। अरे भैया डेली लाइफ एग्जांपल देखो, भाई साहब खाना खाते हो तो प्याज में नींबू डालते हो, क्या नींबू डालने से प्याज की स्मेल नहीं आती है? ऐसा नहीं है, आती है भैया। लेकिन वही मान के चलो आपके हाथ से प्याज की स्मेल आ रही है, जाके आप बेस से धो लो, साबुन से धो लो, तो वो स्मेल डिस्ट्रॉय हो जाती है, हट जाती है। ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो ये भी आपको याद रहेगा। और भी एग्जांपल्स हैं, वनीला एसेंस है, क्लोव ऑयल है, ये सब एग्जांपल्स किसके हैं बच्चों? ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के। अब इस पे ज्यादा समय क्या ही दें, आप पढ़ लेना भैया। हम चलते हैं मेन टॉपिक पे, एसिड्स। तो जैसा कि मैंने बताया भैया, एसिड होता है खतरनाक। ठीक है, तुम्हारी तरह खतरनाक है एसिड। कैसे खतरनाक है सर? खट्टा होता है इसलिए? नहीं, करोजिव नेचर का होता है भैया, जलाने की कैपेसिटी रखता है। ठीक है, जला देता है भैया, तो इससे दुश्मनी मत करना, एसिड जला देता है, समझे? अब देखो, अब इस बिफोर स्टार्टिंग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, मैं चाहता हूं कि आप कुछ टर्म्स को समझो। डाइल्यूट एसिड का मतलब क्या होता है, या कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का मतलब क्या होता है? दीज टू आर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस जिसमें पानी का अमाउंट या कह लो एसिड का अमाउंट डिसाइड करता है। ठीक है, डाइल्यूट एसिड में पानी ज्यादा, एसिड कम। ठीक है, और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड की अगर मैं बात करूं तो पानी कम, एसिड ज्यादा। मतलब इन दोनों में से ज्यादा खतरनाक कौन है? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्या होता है? तो अभी के लिए मान लो कि स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो मिनरल एसिड्स होते हैं ना, जो मिनरल से पाए जाते हैं। ठीक है, वो हो गए हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ठीक है, एग्जाम्पल में एक्सेप्शन, अच्छा एक्सेप्शन दिया हुआ है, मेरे को लगा एग्जाम्पल में कार्बोनिक लिख दिया। ठीक है, वीक एसिड वो होते हैं जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड जनरली नेचर में पाए जाते हैं। जैसे आप नींबू खाते हो, नींबू में कौन सा एसिड होता है? कमेंट करके बताना। एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ठीक है, और लैक्टिक एसिड है, बहुत सारे, ऑक्सैलिक एसिड है, ठीक है, और मैलिक एसिड है जो एप्पल में पाया जाता है। स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, और एक्सेप्शन ये है कि सारे मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग नहीं होते, एक्सेप्शन इज कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड है। ठीक है बच्चों, अब ये सब तो अभी तक तो थ्योरी था। अब यहां से स्टार्ट होगा मेन पार्ट, दैट इज रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल। तो देखो,
जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनता है? मेटल का सॉल्ट बन जाता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। कभी भी मेटल का अगर रिएक्शन हो रहा है एसिड के साथ, गैस कौन सी निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। क्या हर केस में हाइड्रोजन गैस निकल जाती है क्या? देखते हैं। देखो, अब देखो, आपने रिएक्टिविटी सीरीज, एक चीज मैं आपसे अनुरोध करता हूं, कमेंट में मुझे लिख के बताना रिएक्टिविटी सीरीज। अब रिएक्टिविटी सीरीज हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़कर आ रहे हैं कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ठीक है, लेड, फिर आ जाता हाइड्रोजन। और मैंने फर्स्ट चैप्टर में बच्चों बताया था कि हर एसिड में, एसिड्स हमारे किसके कंपाउंड होते हैं? हाइड्रोजन से मिलके। सभी एसिड्स में क्या कॉमन होता है? हाइड्रोजन आयन कॉमन होता है। तो जो जो मेटल्स हाइड्रोजन से ऊपर आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, वो जब रिएक्शन करेंगे एसिड के साथ, तो क्या होगा? मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल देखो, पोटेशियम ने HCl के साथ रिएक्ट किया, क्या बनेगा? पोटेशियम क्लोराइड, हाइड्रोजन गैस। उसके बाद मैग्नीशियम ले लो, उसका सल्फ्यूरिक से कराओ, मैग्नीशियम सल्फेट, हाइड्रोजन गैस। जिंक का कराया एसिड के साथ रिएक्शन, हाइड्रोजन गैस निकल गई। लेकिन जब मैंने कॉपर का रिएक्शन कराया, यहां तुम HCl लिखो या फिर H2SO4 लिखो, देयर विल बी नो रिएक्शन। क्यों नो रिएक्शन? बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। बात समझ में आई? मतलब अगर मैं बोलूं तो ऑल ऑफ देम आर एग्जांपल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। किसके एग्जांपल्स हो गए बच्चों? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, यहां पे मेटल्स को हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होना पड़ेगा। और एक और ऑब्जर्वेशन जिस पर बोर्ड सवाल पूछता है, अब आपको अगर मैं 4 टेस्ट ट्यूब दे दूं और 4 टेस्ट ट्यूब में आपको बस ऑब्जर्वेशन देना है और बताना है कि किसमें कौन सा मेटल हो सकता है। चारों मेटल आपके पास दिए हुए हैं, बस ये नहीं पता कि कौन सा मेटल किस टेस्ट ट्यूब में है, तो आप कैसे डिटरमाइन करोगे? अब आप खुद सोचो, जो ज्यादा रिएक्टिव है वो तुरंत रिएक्ट होगा और हाइड्रोजन गैस बहुत तेजी से निकल जाएगी। वही मैग्नीशियम पोटेशियम से कम रिएक्टिव है, तो यहां पे थोड़े थोड़े धीरे धीरे निकलेगी कंपैरेटिवली, और जिंक में और स्लो हो जाएगी। और एक टेस्ट ट्यूब तो ऐसा होगा जिससे हाइड्रोजन गैस निकल ही नहीं रही होगी। मतलब वो कौन सा है? कॉपर वाला टेस्ट ट्यूब है भैया। समझे कि नहीं? देखो, मेन लक्ष्य समझना है और बोर्ड में क्वेश्चन को फोड़ देना है भैया, ठीक है, उड़ा देंगे, समझे? भौकाल मचाना है। समझ आई कि नहीं आई बात? आओ देखो, अब यही हमने अगली स्लाइड में लिख रखा है कि सबसे ज्यादा तेजी से विगरसली कौन रिएक्ट करेगा? पोटेशियम। पोटेशियम से थोड़ा कम मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम से सबसे कम जिंक। और कॉपर तो रिएक्ट ही नहीं करेगा। रीजन लिखा हुआ है आपके सामने। रीजन यही है कि भैया रिएक्टिविटी सीरीज में इनकी पोजीशन, पोटेशियम की बात करें तो वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव था, इसीलिए उसने बहुत जल्दी रिएक्ट किया और हाइड्रोजन गैस बहुत जल्दी से निकल गई। ठीक है, तो भैया रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवोल्यूशन। और यहां पे मैं आपको अंडरलाइन कर दे रहा हूं, हायर इज द, देखो क्या लिखा है, हायर द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, हायर इज द रेट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, और अभी तक हो तो भैया लाइक दबा दो, मजा आ जाएगा। और अब एक टेस्ट होता है हाइड्रोजन गैस का, कि मान के चलो एक टेस्ट ट्यूब दे दिया जाए, उससे गैस निकल रही है, और आपसे पूछा जाए कि बताओ भैया कि ये हाइड्रोजन गैस है कि नहीं है। तो एक टेस्ट होता है, हम मोमबत्ती जलाएंगे, मोमबत्ती जला के कमरे में अंधेरे करेंगे, भैया 2 ग्लास रखेंगे। क्या पढ़ा रहे हो सर? और तुम भी सुन रहे हो, अरे भैया आ जाओ, वापस आ जाओ, कैंडल को जलाओ, जहां से गैस निकल रही है वहां ले जाओ। जैसे ही ले जाओगे भैया वो गैस पॉप साउंड से जलेगी। पॉप साउंड, पुट पॉप साउंड कैसा? थोड़े वो पटाखे नहीं फूटते छोटे वाले, ठीक है, वैसे साउंड से अगर जलने लग जाए तो ये कंफर्म हो जाता है कि जो गैस निकल रही है वो कौन सी गैस है भैया? हाइड्रोजन गैस है। और ये भैया टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस, ऐसे टर्म्स ना एग्जाम में यूज होते हैं कि एक गैस निकल रहा है वाई, और वो वाई को जब बर्निंग कैंडल के पास ले गया, बर्निंग कैंडल से उस गैस को पास कराया गया, तो वो पॉप साउंड है।
बताओ गैस कौन सी है, और अब तुम बता दोगे कि गैस कौन सी है, हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, तो ऐसे ही तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे भैया, चैप्टर को इतना कमजोर कर देंगे ना कि तुमको थाली में परोस के नंबर देगा टीचर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। दूसरा रिएक्शन है हमारा, सेकंड केमिकल रिएक्शन है कि क्या होगा जब एसिड मेटल कार्बोनेट से या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करे। अब एक चीज याद रखना बच्चों, इस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम और क्या कहते हैं, मेटल बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं, मेटल बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। अब तुम चाहे तुम मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन करवा दो, चाहे मेटल बाइकार्बोनेट का रिएक्शन करा दो मेटल के साथ, भैया दोनों जगह कार्बोनेट है, तो दोनों जगह दोनों रिएक्शन में प्रोडक्ट सेम मिलेगा, और आइडेंटिफाइंग गैस कौन सी निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। दोनों ही रिएक्शन में क्या निकलेगा बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इवोल्यूशन होगा। चाहे तुम कोई सा भी मेटल कार्बोनेट ले लो, एग्जाम्पल मैंने एनसीईआरटी वाला ही लिया है कि H2SO4 के साथ एसिड है, क्या रिएक्ट कर रहा है, सोडियम कार्बोनेट। तुम सोडियम कार्बोनेट मत पढ़ो, इसको पढ़ो मेटल कार्बोनेट। यहां पे कैल्शियम कार्बोनेट होता ना तो भी गैस कौन सी निकलती, CO2 गैस निकल जाती और वाटर तो बनता ही बनता। ठीक है, और सॉल्ट किसका बनेगा, सॉल्ट उसका बनेगा जिस मेटल का आपने कार्बोनेट लिया है। अब यहां पे लिया है आपने मेटल कार्बोनेट के तौर पे सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, तो दोनों जगह सॉल्ट क्या बना, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। अगर मैंने यहां लिया होता कैल्शियम कार्बोनेट तो क्या बनता, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट। यहां पे अगर कैल्शियम बाइकार्बोनेट लिया होता तो अगेन क्या बनता, कैल्शियम सल्फेट। पर सर अगर मैं H2SO4 की जगह HCl ले लूं तो भी दिक्कत नहीं है तो एसिड ही। अरे HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो उस केस में बन जाता सोडियम क्लोराइड। सिंपल है भैया। अब देखो, अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज फिर से आ जाती है, CO2 गैस का टेस्टिंग। CO2 गैस की टेस्टिंग, तो CO2 गैस की दो टेस्टिंग है आपके पास। तुम देखो, बर्निंग कैंडल ले गए थे हाइड्रोजन गैस के पास, क्या हुआ था, पॉप साउंड। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस के पास बर्निंग कैंडल ले जाओगे तो वो भैया कैंडल बुझ जाएगी। मतलब CO2 गैस फायर एक्सटिंग्विशिंग में काम आ सकता है, और आता भी है। जो फायर एक्सटिंग्विशर आपके स्कूल्स में, बिल्डिंग्स में लगे रहते हैं ना, उसको जब दबाओगे तो उससे बाहर CO2 गैस ही निकलती है भैया, और वो आग को बुझा देती है। तो एक टेस्ट तो हो गया वो, और दूसरा टेस्ट होता है कि अगर इस कार्बन डाइऑक्साइड को स्लेक्ड लाइम मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास कराया जाए, तो कुछ समय में हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अगर CO2 पास किया हमने तो व्हाइट प्रिसिपिटेट बनता है। क्या बनता है, व्हाइट प्रिसिपिटेट बनता है, यानी मिल्की अपीयरेंस, दूधिया, कैसा, दूध जैसा दिखेगा नीचे, और ये क्या बनेगा, व्हाइट प्रिसिपिटेट बनेगा, व्हाइट प्रिसिपिटेट। और यहां लिखा हुआ है कि फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट प्रिसिपिटेट। और इस देखो, बच्चों को बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि सर ये व्हाइट प्रिसिपिटेट समझ नहीं आया। अरे व्हाइट प्रिसिपिटेट और मिल्की अपीयरेंस, व्हाइट है तो मिल्की ही दिखेगा ना, तो भैया व्हाइट प्रिसिपिटेट बनते हुए दिख जाता है। हालांकि अगर मान के चलो हमने CO2 पास किया, बन गया व्हाइट प्रिसिपिटेट, और हमने CO2 और थोड़ी देर के लिए पास कर दिया, एक्सेस अमाउंट में पास कर दिया थोड़े और समय के लिए, तो होता क्या है, जो व्हाइट प्रिसिपिटेट बना था ना, अगर एक्सेस में CO2 पास कर दोगे तो वो डिसअपीयर हो जाता है। क्यों डिसअपीयर हो जाता है, उसकी अगली रिएक्शन देखो। जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बना, जो व्हाइट प्रिसिपिटेट था, ठीक है, ये बना हुआ था, इससे जब CO2 और पास करोगे एक्सेस में तो बन जाता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो सर कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन गया तो, अरे तो नालायकों, यहां कैल्शियम कार्बोनेट था इसलिए व्हाइट प्रिसिपिटेट था, यहां बन गया कैल्शियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, नया प्रोडक्ट बना। और इस नए प्रोडक्ट की खासियत यह है कि ये पानी में सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल इन वाटर। तो जब पानी में सॉल्युबल है तो व्हाइट प्रिसिपिटेट तो बनाएगा ही नहीं। प्रिसिपिटेट का मतलब ही क्या होता है, जो मैंने आपको बताया भी था, क्या कि भैया इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस,
इसीलिए तो प्रिसिपिटेट बना रहा था। लेकिन इसके भैया जो है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, भैया ये क्या करते हैं भैया, एक कलरलेस सॉल्यूशन बनाते हैं। क्यों? क्योंकि ये पानी में सॉल्युबल है। समझे? अब देखो ये रिएक्शन ना 2-3 सालों से बहुत कम पूछी गई है, ठीक है, और मेरे हिसाब से इस साल इसके आने के चांसेस ज्यादा हैं। तो अब देखो याद कैसे करें, ये बच्चों का डाउट होता है। तो देखो ऐसे याद करो, एक बार CO2 सप्लाई किया तो बना कैल्शियम कार्बोनेट, एक कार्बोनेट लिखा हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट, थोड़ा रफ लॉजिक है लेकिन समझ आएगा। जब दूसरी बार पास किया तो क्या बना, कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, ये क्या है, बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट है ये। बाई मतलब दो होता है, बाई मतलब दो होता है, ठीक है। तो थोड़ा रफ लॉजिक की पहली बार पास करेंगे कार्बोनेट बनका कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, मतलब प्रिसिपिटेट व्हाइट कलर का। जब दूसरी बार पास किया तो बाइकार्बोनेट बन गया और वो सॉल्युबल होता है वाटर में। तो ऐसे आपको लॉजिक्स लगा के याद करना है। और दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक भैया, क्या, टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। हर सैंपल पेपर, कोई सी भी बुक उठा लो सैंपल पेपर की, इस पे सवाल आपको दिखेगा ही दिखेगा, क्योंकि अगेन इसके आने के चांसेस हमेशा हाई होते हैं, ठीक है। अगले पे चलते हैं। अगले, अब याद रखना क्वेश्चन आजकल आएंगे भैया, कॉम्पिटेंसी बेस्ड का जमाना है, तो उसके लिए तैयार करना मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो देखो कैल्शियम कार्बोनेट के कुछ फॉर्म्स, मार्बल्स में क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट, अंडे के छिलके, बाहर का जो छिलका होता है उसमें भी क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट, एग शेल बोलते हैं। लाइमस्टोन का भी मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, चौक का भी मतलब भैया कैल्शियम कार्बोनेट। और ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट था या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट था, उसी को हम क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा कहते हैं। और इसी बेकिंग सोडा को हम एज एन एंटासिड भी यूज कर सकते हैं, मतलब जब पेट में एसिडिटी हो जाए। अबे एक भैया एक लॉजिक सुनो, अगर पेट में एसिडिटी बढ़ जाए तो तुम क्या पियोगे, बेसिक सब्सटेंस पियोगे, ठीक है। तो यही बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन अगर हम ले लें तो भैया हमें एसिडिटी से आराम मिल जाएगा। एसिडिटी क्यों होती है, ज्यादा खाने की वजह से, ठीक है। आंसर यहां पे लिखा हुआ है, आपको PDF में मिल जाएगा। अब चलते हैं इसके आगे। इसके आगे आए तो रिएक्शन ऑफ एसिड और बेस। तो जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट और वाटर बनते हुए दिखता है। क्या बनते हुए दिखता है, सॉल्ट और वाटर, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एसिड मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। सभी देखो, अभी बता रहा हूं, आगे फिर बताऊंगा कि सभी एसिड्स में क्या कॉमन होता है, हाइड्रोजन आयन, और सभी बेसेस में क्या कॉमन होता है, हाइड्रोक्साइड आयन। तो होता क्या है बच्चों, देखो एक टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसको हम बोलेंगे क्या, टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल क्यों होगा, क्योंकि देखो मैं इसका बता दे रहा हूं, इसके दो आयन, इसमें बीच में लिखूंगा अच्छा नहीं लगेगा, इसका सोडियम आयन और इसका हाइड्रोक्साइड आयन, इसका हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या था बच्चों, आयंस बदल जाते थे। तो देखो सोडियम को क्लोरीन पसंद आएगा तो क्या बना, सोडियम क्लोराइड, और H+ और OH नेगेटिव आयन आपस में मिलके वाटर बना लेते हैं। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है भैया, इफेक्ट ना एसिड है ना बेस है, तो भैया एसिड के इफेक्ट को बेस हटा देता है और क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। समझ में आई बात। एक और चीज आपको मैं बता देता हूं, एक और चीज यही समझ लो, यही समझ लो, एक एक्स्ट्रा चीज समझाता हूं आपको, ठीक है। आगे आगे क्या समझे, यहां अगर आप न्यूट्रलाइजेशन यहां पढ़ रहे हो तो यही समझ लो, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। यहां पे क्या होगा, वाटर तो हर केस में निकलेगा, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से रिएक्ट करे तो, अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है सर, वीक बेस क्या होता है, आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये वाला लॉजिक तो अभी समझ में आ जाएगा, अब भी आ जाएगा, वाटर यहां भी निकलेगा, ठीक है। अच्छा अगर वीक एसिड हुआ और स्ट्रॉन्ग बेस हुआ, सॉल्ट का नेचर यही जज कर जाओगे तुम, ठीक है। अच्छा अगर दोनों वीक हुए तो भैया वीक ही होगा भाई, वीक एसिड प्लस वीक बेस,
ठीक है, चलो ये वाला तो पूछेगा ही नहीं तुमसे, और पूछेगा तो हालांकि ये 3 भी नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हो। ठीक है, देखो जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करेगा, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो जो सॉल्ट बनता है ना इस केस में, वो रहता है न्यूट्रल सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट। लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, अरे भैया मान के चलो तुम्हारे पापा के जीन्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे तुम्हारी मम्मी से, तो तुम्हारे अंदर डोमिनेटिंग कैरेक्टर हो सकता है पापा का हो। बहुत रफ एग्जांपल दे रहा हूं, बायोलॉजी में पूरी एग्जैक्ट बायोलॉजी नहीं है, लेकिन मान के चलते हैं, मान के चलते हैं, बोल रहा हूं माइंड माई वर्ड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, तो सॉल्ट कैसा बनेगा? एसिडिक सॉल्ट। ठीक है, अच्छा इसके अलावा वीक एसिड, एसिड वीक पड़ गया, बेस स्ट्रॉन्ग हो गया, तो सॉल्ट कैसा बनेगा? बेसिक सॉल्ट। खत्म, खत्म है। आगे तुमको मैं ये भी बताऊंगा स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग बेस कौन से हैं। चलो यही बता देता हूं। अगर तुमको HCl, H2SO4 और HNO3 दिख जाएं, यही 3 है स्ट्रॉन्ग एसिड्स। स्ट्रॉन्ग बेस की मैं बात करूंगा तो वो 2 है। वो कितने हैं? वो 2 हैं, NaOH और KOH। खत्म। इसके इन 5 के अलावा कुछ भी एसिड दिखा, कुछ भी बेस दिखा, सारे वीक है, सारे वीक है भैया। ठीक है, बस खत्म हो गई बात, आगे चलते हैं। अच्छा चलो, अब नेक्स्ट रिएक्शन है कि एसिड की रिएक्शन जब मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ होती है, तो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ, इसको हम कह सकते हैं कि इस रिएक्शन का न्यूट्रलाइजिंग इफेक्ट होता है। क्यों होता है? देखो एसिड है हमारे पास, एसिड की रिएक्शन जब हमने कराई मेटेलिक ऑक्साइड से, तो क्या बना? सॉल्ट और वाटर। क्या बना बच्चों? सॉल्ट और वाटर बना। न्यूट्रलाइजेशन में जब एसिड और बेस रिएक्ट कर रहे थे तो क्या बन रहा था? सॉल्ट और वाटर। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि इस मेटेलिक ऑक्साइड ने एसिड के इफेक्ट को नलिफाई कर दिया, तभी सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है। तो यहां से एक इनहेरिट करते हम क्या, कि जो हमारे मेटेलिक ऑक्साइड है बच्चों, वो किस नेचर के होते होंगे? बेसिक नेचर के होते होंगे, क्योंकि इनका नेचर बेसिक होगा तभी तो एसिड को न्यूट्रलाइज किया होगा और सॉल्ट और वाटर बना होगा। एग्जांपल्स आपके सामने हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने सोडियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया, क्या बना? सोडियम क्लोराइड और वाटर। ठीक है, बाकी एग्जांपल्स भी हैं आपकी सुविधा के लिए। ठीक है, तो ऐसे आसान करके पढ़ना होगा। अब कोई पूछेगा आपसे कि सर मेटेलिक, बच्चे बताओ मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक क्यों होता है, तो आप उसको जवाब क्या दोगे कि भैया मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक इसलिए होता है क्योंकि जब वो एसिड से रिएक्ट करता है सॉल्ट और वाटर बनाता है। मतलब मेटेलिक ऑक्साइड एसिड के इफेक्ट को नलीफाई कर रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहा है, इसीलिए मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। आगे चलते हैं। क्या सभी एसिड्स में क्या कॉमन है? तो हमने पहले ही पढ़ रखा है कि सभी एसिड में क्या कॉमन है? हाइड्रोजन आयन। पर यहां पे थोड़ी सी माइन्यूट डिटेल पे ध्यान देना। देखो हमेशा याद रखना, एसिड वो सब्सटेंस होता है जिसको जब हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाता है। मतलब अगर HCl है तो वो H+ आयन बना लेगा और Cl नेगेटिव आयन बना लेगा। और ये दोनों आयंस के आगे मैंने क्या लिखा है? एक्वस लिखा है। और ये एक्वस लिखना जरूरी है। क्यों जरूरी है? आपको अगले 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, लेकिन एक चीज याद रखना, ये H+ आयंस की मौजूदगी ही है जिसके कारण HCl एसिड जैसा बिहेव कर पा रहा है। HCl का सॉल्यूशन एसिड जैसा बिहेव क्यों कर पा रहा है? क्योंकि उसके पास H+ आयन है। यही नहीं, जितने भी एसिड है ना, सब एसिड की तरह क्यों बिहेव कर पा रहे हैं? क्योंकि उनके पास क्या है? H+ आयन है। हालांकि थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा लॉजिक है इसमें कि जब हम बोलेंगे ना, जब आपसे कोई पूछे कि एसिड्स में क्या कॉमन होता है, तो आप हाइड्रोजन आयन नहीं बोलोगे। क्यों नहीं बोलोगे? समझना, क्योंकि हाइड्रोजन आयन जो है ना, वो जो सॉल्यूशन में गया है वो H+ आयन की तरह एग्जिस्ट नहीं करता है, वो एग्जिस्ट करता है हाइड्रोनियम आयन की तरह। अब ये हाइड्रोनियम आयन क्या है? देखो, एसिड था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, उसको आपने पानी में डाला, तो जैसे ही पानी में डाला हमारा एसिड क्या हुआ? H+ आयन और Cl नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हुआ। जैसे ही पानी में H+ आयन आता है, ये H+ आयन
वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके एक आयन बनाता है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। यही है हाइड्रोनियम आयन, लिखा हुआ है। तो जो H+ आयन है ना, वो खुद को पानी के साथ अटैच कर लेता है और अटैच करके क्या बना लेता है, हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। अब सर तो आपने H एक्वस क्यों लिखा? अब एक बात बताओ, मैंने क्या पढ़ाया तुमको कि किसी भी चीज का पानी के साथ सॉल्यूशन क्या कहलाता है, एक्वस सॉल्यूशन। तो या तो तुम देखो, अगर तुमसे तुम्हारे मास्टर जी पूछें कि भैया वाई एसिड्स बिहेव्स लाइक एन एसिड, तो आप क्या बोलोगे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस? नहीं नहीं नहीं, आप बोलोगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ H+ एक्वस आयंस। या तो ये बोल दो या फिर सीधे सीधे बोल दो हाइड्रोनियम आयंस। ठीक है, अब हर जगह तुम ये इतना लंबा इक्वेशन तो लिखोगे नहीं कि सर H+ वाटर से रिएक्ट करेगा और हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। तो इस सब को आसान करने के लिए हमने क्या लिख दिया, H+ एक्वस। और H+ एक्वस लग गया, मतलब ये H+ पानी के साथ है और उसका मतलब ही हाइड्रोनियम आयन है। तो मैंने लिख रखा है, सो H+ आयंस मस्ट मतलब मस्ट ऑलवेज बी रिटन एज H+ एक्वस आयन और H3O+ आयंस। ये बात आपको क्लियर हो गई। तो सभी एसिड्स में क्या कॉमन है, हाइड्रोनियम आयन और H+ एक्वस आयंस। ये ध्यान रखना। अब आपके सामने मैंने आपकी संतुष्टि के लिए, आपकी सुविधा के लिए सभी एसिड्स को आयंस में अलग कर रखा है और आप खुद भी कर लेते। HCl को H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड और ये एसिटिक एसिड है, लिख लेना भैया, दिस इज एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड है ये। ठीक है, अच्छा ये वाला एसीटेट आयन बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं, एसीटेट आयन, एसीटेट आयन। ठीक है, जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बताया हुआ है, आपको ये पता है नाइट्रेट आयन है, ये कार्बोनेट आयन है। ठीक है, इसको भी लिख लो चाहो तो, ये कार्बोनिक एसिड है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं इसलिए लिख दिया। कार्बोनेट आयन तो तुम पहचान लोगे। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बर्फ। अब एक और चीज है, याद रखना, एक चीज ये है कि चलो जब आएगा जब भी बता देंगे, सभी कंपाउंड्स जिनके पास हाइड्रोजन है वो एसिड नहीं होते। नॉट ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिड्स। कैसे सर? आप अल्कोहल को ले लो, अल्कोहल को ले लो, ग्लूकोज को ले लो, उनके पास हाइड्रोजन है पर वो एसिड नहीं होते। अरे यार सर कंफ्यूज कर रहे हो, और मैं नहीं पढ़ रहा सर। अरे भाई अगर तुम मेरे से पढ़ने आए हो तो तुमको लगता है तुम्हारा कोई कंफ्यूजन बचेगा? अबे उड़ा देंगे भाई, उड़ा देंगे। यूपी से है, कह कह के बदला लेते हैं, समझे भाई? अब देखो होता क्या है, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा वाला हाइड्रोजन वाला कंपाउंड एसिड है या नहीं है? अब आपको फॉर्मूले में हाइड्रोजन दिख गया, आप एसिड बोल सकते हो, लेकिन सर ने क्या सिखाया है कि नहीं एसिड नहीं बोलेंगे। अब कैसे? ऐसे तुक्का तो मारेंगे नहीं। तो एक तरीका होता है, हमें पता है कि जो हमारे एसिडिक सॉल्यूशंस होते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन या एसिड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो भाई साहब अब मान के चलो किसी के पास हाइड्रोजन है, ठीक है, तुम उसको एसिड की उपाधि दे दोगे? नहीं, उसको बोलोगे बेटा इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। क्या तुम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हो? वो तो बोल नहीं पाएगा, तो तुम उससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाओगे। कैसे कंडक्ट करवाना है? बहुत आसान है। अरे चैप्टर 1 में इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा था, इसमें भी वैसा ही सेटअप। बीकर लो, 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दो, वायर्स के जरिए एक सर्किट कंप्लीट कर दो। सर्किट में रख देना एक बल्ब, सर्किट में क्या रख देना? बल्ब। पानी डाला, पानी डालने के बाद उसमें मान के चलो ग्लूकोज आके तुमको झूठ बोल रहा है कि मैं तो एसिड हूं, तो बोलेगा बेटा ग्लूकोज इधर आओ। क्या बोलोगे? बेटा इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ग्लूकोज को उठाना और उसको इस सेटअप में डाल देना। सेटअप में डाल दोगे। अच्छा, पानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। जब हमने इलेक्ट्रोलिसिस किया था तो हमने उसको एसिडिफाइड वाटर बनाया था, एसिड डाला था ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे। यहां पे सिर्फ पानी में जो तेज चल रहा ना कि मैं एसिड हूं, उसको बुलाओ पास में और इसमें डाल दो, ठीक है, और करंट ऑन करो। अब देखो, अगर वो सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देगा तो वो एसिड बोल दोगे आप, हाँ भैया मैंने मान लिया तुम एसिड हो, ठीक है। लेकिन एसिड कंडक्ट ना करे तो क्या बोलोगे? रहने दो बेटा, तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण ठीक नहीं लग रहे, तुमसे ना हो पाएगा, ये बोल के भगा देना। सिंपल। तो यही होता है। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ग्लूकोज और अल्कोहल के पास तो हाइड्रोजन है, बट उन्हें हम एसिड क्यों नहीं कहते? डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू प्रूव।
ये रही एक्टिविटी आपकी। आप सेटअप लगाना, क्या लिखोगे, मेक अ इलेक्ट्रिक सर्किट यूजिंग द सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन कंपाउंड। अल्कोहल का सॉल्यूशन डाल देना, उसके बाद अगर सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर दे तो वो एसिड है, और ना करे तो नहीं है, खत्म। और इसीलिए भैया एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमने सीख ली आज कि एसिड के सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, और यही डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है। ठीक है, फेक एसिड को कैसे पहचानोगे? फेक एसिड का मतलब है, अरे थोड़ा मजाक में बोल रहा हूं भाई, कि अगर आके तुमको ग्लूकोज बोल रहा है मैं एसिड हूं, तो बोलना बेटा इधर आओ, आओ कंडक्ट करके दिखाओ। नहीं किया तो उसको क्या बोलोगे? रहने दो मुन्ना, हमें तुम्हारे लक्षण ठीक नहीं लग रहे। बस यही बोलना है, खुद की बेइज्जती हो जाएगी उसकी और भाग जाएगा। ठीक है, अब चलो, इसीलिए अब एक चीज याद रखना, एक स्टेटमेंट ये आता है, स्टेटमेंट कहां है? यहां है ना। चलो यहीं बता देंगे। अब एक और चीज एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, डिस्टिल्ड वाटर का मतलब होता है बच्चों प्योर वाटर, प्योर वाटर। ठीक है, तो प्योर पानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आयंस ही नहीं होते हैं, आयंस नहीं होते। लेकिन रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देता है। देखो मैं एक स्टेटमेंट में कह रहा हूं, कोई भी सब्सटेंस हो, कोई भी सब्सटेंस का सॉल्यूशन अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है ना, इसका एक मतलब तो तय है कि वो सॉल्यूशन पानी में जाके आयोनाइज हो गया होगा। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, मतलब ये पानी में आयोनाइज हो गए होंगे भैया, इनके पास, इन्होंने आयंस बना लिए होंगे। लेकिन पानी के पास तो आयंस होते नहीं है, तो रेन वाटर्स के पास कहां से आए? तो रेन वाटर भैया ऊपर से नीचे आती है, एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेज हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड पानी के साथ जुड़ जाते हैं और एक वीक एसिड की फॉर्मेशन करते हैं। वाटर जब CO2 के साथ मिलता है तो यह बनाता है कार्बोनिक एसिड, और जब वाटर सल्फर डाइऑक्साइड के साथ मिलता है तो क्या बनाता है? सल्फ्यूरिक एसिड। गलत, मैंने बोला वीक एसिड बनाता है। देखो अब रेन वाटर आता है, एसिडिक रेन हमको जला थोड़ी देगा। पहली बारिश में जनरली एसिड रेन होता है, लेकिन हम जल जाते हैं क्या? अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होता तो जल जाता। मतलब रेन वाटर में वीक एसिड होता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बनाता है, याद रखना, सल्फ्यूरस एसिड बनाता है, सल्फ्यूरस एसिड बनाता है। और यहां लिख देता हूं, इट इज अ वीक एसिड, ये वीक एसिड है। तो ड्यू टू, अब ये एसिड है, अब एक बात बताओ, अब भी हम क्या पढ़ के आए? एसिड है, अगर ये एसिड बना लिया तो एसिड तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इसीलिए समझ गए ना कि रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है? एसिड है, एसिड पानी में जाके न्यूट्रलाइज हो गया होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, ये एक्टिविटी इंपॉर्टेंट क्यों है कि एक एक्टिविटी परफॉर्म की गई कि एक सल्फ्यूरिक एसिड में डाला गया सोडियम क्लोराइड। तो क्या होगा भैया? डबल डिस्प्लेसमेंट का भी अगर तुम लॉजिक लगाओगे तो क्या होगा? सोडियम सल्फेट बनेगा। सोडियम, देखो सोडियम क्लोराइड था, देखो इसके आयंस लिख देता हूं, ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ठीक है, इसके H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। तो सोडियम सल्फेट को लेके उड़ जाएगा, तो हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ जाएगा और HCl गैस इवॉल्व होगी। कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है? हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl गैस। HCl एसिड होता है ना, HCl एसिड होता है, देखना यहां गैस लिखा हुआ है, बस ये ध्यान रखना, HCl तो एसिड होता है। तो अगर मैं इसको ब्लू लिटमस से पास करूं तो उसका कलर चेंज हो जाना चाहिए। अब यहीं पे आता है सरप्राइज। अब हमें एक सूखा, ड्राई, ये ड्राई वर्ड मेंशन करना बहुत जरूरी होता है। जैसे ही मैं सूखा एसिड ले गया पास में, सूखा ब्लू लिटमस पेपर ले गया, तो हमने देखा यार कलर तो चेंज ही नहीं हो रहा है। तो फिर तुम कंफ्यूज हो गए कि अरे यार सर, HCl तो एसिड होता है, तो कलर क्यों नहीं चेंज कर रहा है? सब्र रखो, होगा, सब होगा। इसीलिए नहीं कर रहा है क्योंकि ड्राई है, सूखा है। लेकिन हमने जैसे ही ब्लू लिटमस को गीला कर दिया पानी से और उसके बाद उससे HCl गैस पास कराई, कलर चेंज हो गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं ऐसा है कि HCl का पानी के साथ कुछ रिलेशन है। बेटा ऐसा होता है ना कि जो एसिड्स होते हैं HCl, H2SO4, ये सिर्फ और सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में ही एसिडिक बिहेव करते हैं, या तो एक्वस सॉल्यूशन या पानी के आसपास।
बताओ ऐसा क्यों हो रहा है? अबे ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैंने अभी कुछ देर पहले क्या पढ़ाया तुमको? ये क्या पढ़ाया? हाइड्रोनियम आयन। मैंने क्या बोला कि H+ आयन H+ जैसे एग्जिस्ट नहीं करता है, वो H+ एक्वस की तरह एग्जिस्ट करता है, और एक्चुअल में H+ एक्वस आयंस है जिसके कारण एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं। तो बेटा जब पानी ही नहीं होगा तो हाइड्रोनियम आयन बनेगा ही नहीं, समझे? इसीलिए जब ड्राई लिटमस ले गए ना, जब ड्राई लिटमस ले गए तो कलर चेंज नहीं हुआ, लेकिन जब वेट ब्लू लिटमस पेपर ले गए, गीला लिटमस पेपर ले गए, तो भैया कलर तुरंत चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि आसपास आ गया पानी। गैस जैसे ही पानी के साथ इंटरेक्ट करेगा वहां H+ आयन और Cl नेगेटिव आयन अलग हुए होंगे और तुरंत H+ आयन ने पानी के साथ कंबाइन होके हाइड्रोनियम आयन बना लिया होगा। और यहां पे वो सारी चीजें मैंने लिखी भी हैं कि देखो, इवॉल्व्ड ड्राई HCl गैस को वेट लिटमस से पास किया तो वो चेंज हो जाएगा क्योंकि वो हाइड्रोनियम आयन बना लेगा। तो कंक्लूजन ये निकला है बच्चों कि एसिड अपना एसिडिक कैरेक्टर सिर्फ वाटर के प्रेजेंस में या फिर एक्वस सॉल्यूशन में अपना कैरेक्टर शो करेगा। अगर वाटर नहीं है तो हाइड्रोनियम आयंस ही नहीं बनेंगे, और अगर हाइड्रोनियम आयंस नहीं बनेंगे तो भैया वो अपना एसिडिक कैरेक्टर नहीं दिखाएंगे। ठीक है, अब एक चीज का जवाब कमेंट में देना, तो क्या हम HCl गैस को सूंघ सकते हैं? HCl गैस को हम सूंघ सकते हैं? क्या हमारे लिए वो हानिकारक होगा या नहीं होगा, जरा बताना। अब चलते हैं आगे। अब डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, एसिड का डाइल्यूशन करते समय क्या ध्यान? डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? पानी ज्यादा एसिड कम। तो देखो ये जो प्रोसेस है ना, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है। ठीक है, तो ये एडवाइस किया जाता है कि आप पानी में एसिड डालो और कांस्टेंट स्टीयरिंग करते रहो, घुमाते रहो, ताकि जो हीट रिलीज हो ना, कांस्टेंट स्टीयरिंग से वो थोड़ा एब्जॉर्ब होते रहे। ठीक है, और स्लोली ताकि जो हीट रिलीज हो ना वो आपको हार्म ना पहुंचा पाए। लेकिन उल्टा कर दो, जब आप एसिड में पानी डालोगे तो हीट ज्यादा, अचानक से ज्यादा हीट रिलीज हो सकती है और आपको हार्म पहुंचा सकती है, जला सकती है। इसीलिए एडवाइस क्या किया जाता है भैया? वाटर, पानी में एसिड डालो, ना कि एसिड में पानी। क्यों? क्योंकि डाइल्यूशन की पूरी प्रोसेस क्या होती है? एक्सोथर्मिक होती है, हाईली एक्सोथर्मिक। तो आप यहां लिख लो हाईली एक्सोथर्मिक। ठीक है, ये याद रखना, और ये याद रखना कि डाइल्यूशन करने से H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है। आगे चलते हैं। आगे यूजेज है भैया। अरे भाई, सल्फ्यूरिक एसिड इंडस्ट्रीज में काम आता है, किंग ऑफ केमिकल कहते हैं, फर्टिलाइजर्स वगैरह बनाने में काम आता है। ये सब याद करने की चीजें हैं, ठीक है, कर लेना। नाइट्रिक एसिड भी फर्टिलाइजर, अमोनियम नाइट्रेट बनाना हो, एक्सप्लोजिव बनाना हो, डाइज बनाने उसमें काम आ जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो लेदर और डाई इंडस्ट्री में ज्यादा काम आता है। फूड क्लीनिंग, मेटल की सरफेस को क्लीन करने के लिए भी कौन काम आता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड काम आता है। इसके बाद आ जाता है बेस। बेस क्या है सर? कड़वा होता है, स्लिपरी होता है, जब टच करोगे स्लिपरी फील होता है, और ये भी एसिड्स की तरह इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अब एक चीज मैं बताता हूं, चाहे वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो चाहे वो स्ट्रॉन्ग बेस हो, दोनों ही जलाएंगे, दोनों करोजिव नेचर के होते हैं। ऑल्सो एक पॉइंट लिख लो, करोजिव नेचर, करोजिव इन नेचर। बेसेस भी करोजिव होते हैं भैया, तो ये गलत फहमी पाल के मत चलना कि भैया बेस हमको नहीं जलाएगा, बेस भी जलाएगा। डाइल्यूट, दोनों अगर डाइल्यूट हैं तो हमको उतना हार्म नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन दोनों कॉन्सेंट्रेटेड या दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं या स्ट्रॉन्ग बेसेस हैं तो हमें जलाने की कैपेबिलिटी वो रखते हैं, ये ध्यान रखना। इसके बाद अब हम सीक्वेंस उल्टा करते हैं। सभी बेसेस में क्या कॉमन होता है? अब जैसे देखो, अब तो बहुत आसान है। एसिड में, सभी एसिड्स में क्या कॉमन था? हाइड्रोजन आयन कॉमन था। वैसे ही सभी बेसेस में क्या कॉमन होता है? हाइड्रोक्साइड आयन। अब हाइड्रोजन आयन का था कि H+ आयन वाटर से कंबाइन होता है और पूरा हाइड्रोनियम आयन बनाता है। यहां पे सिंबल है भैया, सिंपल है। सभी बेसिस के पास क्या कॉमन होता है? हाइड्रोक्साइड आयन होता है। ठीक है, ये कॉमन होता है, और वो बेसिक, और वैसे ही बेसिस भी अपना बेसिक कैरेक्टर कब दिखाएंगे? जब उनको पानी में मिलाया जाएगा, तभी तो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेंगे। इसके अलावा कुछ बेसिस ऐसे होते हैं जो पानी में सॉल्यूबल होते हैं, और
वाटर सॉल्यूबल बेसिस को हम क्या कहते हैं? अल्कलीज कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स आपके लिए बहुत सारे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है और जिसका मैं कमेंट में आपका इंतजार करूंगा, बहुत सारे छोटे छोटे होमवर्क दे दिए हैं कि अमोनिया बेस की तरह क्यों एक्ट करता है। ये मैंने जब हमने लाइव क्लासेस करी थी तब मैंने आपको ये पढ़ाया, तो आप ये जरूर बताना। उसके बाद आगे क्या है सर? अब सेम एज केस लिख देता हूं मैं, सेम एज, या लिखा हुआ है लाइक एसिड्स लिखा हुआ है। तो जैसे जैसे हमने एसिड में पढ़ा कि एसिड का डाइल्यूशन खतरनाक है, उसको कॉशन से करना चाहिए, सेम बेस का भी है भैया। बेस का डाइल्यूशन भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, तो इसके डाइल्यूशन पर भी ध्यान रखना। हालांकि एग्जाम में किसको पूछे जाने के ज्यादा चांसेस है? डाइल्यूशन ऑफ एसिड के पूछे जाने के चांसेस ज्यादा है। इसके आगे चले तो बेस जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है? तो जनरली एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस दे रहा था, लेकिन बेसेस तो भैया मेटल्स के साथ रिएक्ट ही नहीं करते। लेकिन फिर आ जाता है हमारा क्या? केमिस्ट्री का सबसे प्यारा चीज, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन ये है कि दो ऐसे मेटल्स हैं हमारे पास जो बेसिस से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, बस डिफरेंस ये है कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाते हैं। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स को तुम याद कर लेना नाम सहित, ये दोनों रिएक्शन। ठीक है, समझ में आई बात? समझो, देखो जिंक जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो बहुत बच्चों को लगेगा कि जिंक हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और सोडियम अलग हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है, याद रखना, ऐसा नहीं होता है। इसके पीछे का लॉजिक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का होता है, जो आप 11th-12th में पढ़ोगे। तो अभी सिर्फ इतना है कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बन जाता है और उसको याद रखना। ठीक है, होता क्या है, थोड़ी सी कहानी में बता देता हूं कि जिंक सबसे पहले इनके पास जाता है और इनके साथ मिलकर जिंकेट आयन बनाता है। क्या बनाता है? जिंकेट आयन बनाएगा, और उस जिंकेट आयन फिर सोडियम के साथ रिएक्ट करके ये सॉल्ट बनाता है। जो भी बोला वो भूल जाओ, क्योंकि आपको अभी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, चलो अब बस ये दो रिएक्शन को आपको याद रखना है, फॉर्मूले ध्यान रखना। ये कई बार पूछा गया है क्योंकि स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन है। बच्चे या तो लिख के आ जाते हैं रिएक्शन ही नहीं होगी, और जब रिएक्शन करा के आते हैं तो ये प्रोडक्ट गलत लिख के आते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन दिस चैप्टर, तो इसको आप ध्यान रखोगे। आगे चलते हैं भैया। आगे जब हम गए तो भैया जैसे एसिड मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर रहे थे। ठीक है, समझ में आई बात? और सॉल्ट भी बना रहे थे। तो देखो, अगर एसिड के साथ ये दोनों मिलकर सॉल्ट बना रहे थे, मतलब इनका नेचर क्या है? बेसिक है। तो भैया बेसिक नेचर बेस से रिएक्ट करेगा क्या? नहीं करेगा। लिखा क्या हुआ है? नो रिएक्शन। दोनों ही रिएक्ट नहीं करेंगे क्योंकि दोनों का नेचर कैसा होता है? बेसिक होता है। समझे? इसके आगे चलते हैं। अच्छा, रिएक्शन ऑफ बेस विथ एसिड। अब तुम एसिड की बेस में रिएक्शन कराओ या बेस की एसिड के साथ करा दो, क्या बनेगा? सॉल्ट और वाटर। एग्जांपल्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही कहते हैं। अब देखो, हमने पढ़ा था कि एसिड मेटलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहे थे, तो बेसेस मेटलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने मेटलिक ऑक्साइड को बेसिक बोला था। देख लेना वीडियो पीछे करके। तो बेसेस किससे रिएक्ट करेंगे? जिनका नेचर एसिडिक होगा। अब मेटलिक ऑक्साइड बेसिक है, तो नॉन मेटलिक ऑक्साइड कैसा हो जाएगा बच्चों? एसिडिक। कैसे होगा एसिडिक? प्रूफ देख लो भैया। जब इसने बेस से रिएक्ट किया नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसने सॉल्ट और वाटर बनाया। तो अगर ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बेस को न्यूट्रलाइज कर रहा है तो मैं क्या लिख दूंगा कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन आर एसिडिक इन नेचर, आर एसिडिक इन नेचर। अच्छा, एक और कमाल का कनेक्शन दिखाऊं, तुमको पहले भी समझ जाना चाहिए था। अब भी कुछ देर पहले हमने रेन वाटर में क्या देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ मिलकर क्या बना रहा है? वीक एसिड बना रहा है। तो अगर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड पानी के साथ मिलकर वीक एसिड बना रहा है तो उसका नेचर क्या हुआ? एसिडिक हुआ। वैसे कैसे एसिडिक हुआ? अबे तुम 3rd चैप्टर में पढ़ोगे कि जो हमारे मेटल ऑक्साइड है ना, जो ऊपर के दो है सोडियम और पोटेशियम ऑक्साइड, ये चुपचाप पानी में मिल जाते हैं और क्या बना लेते हैं? बेस बना लेते हैं। ठीक है, बेस बना लेते हैं बच्चों। तो उनका नेचर क्या होगा? बेसिक होगा। तो वैसे ही जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स को पानी में मिलाया गया तो उन्होंने क्या बना लिया?
एसिडिक नेचर बना लिया अपना, ठीक है, सिंपल है। CO2 को पानी में डालो, क्या बनता है बेटा, कार्बोनिक एसिड बनता है, ठीक है, इसीलिए वो एसिडिक नेचर का होता है। और इस रिएक्शन से भी वो प्रूफ हो गया, ठीक है। आप कान ऐसे पकड़ो या घुमा के ऐसे पकड़ो, बात एक ही है, ठीक है, ठीक है, कान पकड़ना है। चलो आगे चलते हैं भैया। बेसेस के यूजेस क्या हैं भैया, तो बेस भैया सोप, पेपर या सिंथेटिक फाइबर में काम आता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम आगे देखेंगे, ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से बनाएंगे। और एसिडिटी हुई थी, एसिडिटी में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया काम में आता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को हम बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, केमिकल नेम की बात करूं तो ये लिखा हुआ है, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, एंटासिड की तरह काम आता है। इसके अलावा हमने अभी देखा सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट नहीं कर रहे थे, क्यों, बेसिक नेचर के थे, तो भैया उनको वॉशिंग सोडा में इस्तेमाल किया जाता है। हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए आगे फिर आएगा सॉल्ट में चैप्टर में। बेकिंग सोडा को हम पढ़ ही चुके हैं कि बेसिक नेचर होता है। कहां इस्तेमाल करते हैं, एंटासिड की तरह इस्तेमाल करते हैं। अरे बेकिंग सोडा को तो फायर एक्सटिंग्विशर में भी इस्तेमाल करते हैं, क्यों, क्योंकि याद है आपको रिएक्शन, ये वो वाली रिएक्शन याद है जहां कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा था, तो इसीलिए फायर एक्सटिंग्विशर में उसको इस्तेमाल किया जाता है। फायर एक्सटिंग्विशर में आप चलो एक बात बताना कि फायर एक्सटिंग्विशर्स में क्या क्या होता है, ये भी कमेंट करके बता देना। जितने सारे क्वेश्चन पूछ लिए, एक तो कमेंट कर ही देना जिसका भी आपको आंसर आता हो, ठीक है। चलो, और हमारा लाइव सेशन रहेगा 9 सितंबर को इसी चैप्टर का, जहां पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस चैप्टर में जो भी डाउट रह गया हो उस दिन आकर जरूर पूछ लेना, ठीक है। आगे चलते हैं आगे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि एसिड और बेस कितना स्ट्रांग है, तो उसके लिए हमने एक स्केल बना दी, यूनिवर्सल इंडिकेटर बना दिया, पीएच। पीएच होता क्या है, पीएच ना एक ऐसी स्केल है जो वैल्यू देती है। वैल्यू किसकी देती है, H+ आयन के बेसिस पे देती है, कि जिसके पास H+ आयन सबसे ज्यादा होगा उसकी वैल्यू आएगी 0 के पास, और जिसके पास H+ आयन सबसे कम होगा उसकी वैल्यू आएगी 14 के हिसाब से। अच्छा, H+ आयन मतलब एसिड, मतलब अगर किसी के पास सबसे ज्यादा H+ आयन्स है तो उसका नेचर क्या होगा, एसिडिक। और किसी के पास बहुत ही कम H+ आयन्स है तो उसका नेचर क्या होगा, बेसिक, ठीक है। अब सर क्या बेसिस के पास H+ आयन्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं बेसिस के पास H+ आयन्स। कैसे होते हैं बेसिस के पास H+ आयन्स, देखो हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड का एग्जांपल लिया, तो भैया इसने तो बना लिया Na+ और OH- आयन्स, ये 2 आयन्स बना लिए इसने, लेकिन इसको हमने पानी में डाला था तो पानी के भी तो 2 आयन्स हैं, H+ आयन और OH- आयन्स। तो अब आपका सवाल आएगा कि सर अगर बेसिस के पास भी H+ आयन है तो हम इसको एसिडिक कैरेक्टर का क्यों नहीं कहते। सिंपल है, क्योंकि OH आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, बहुत ज्यादा है OH आयन का कॉन्सेंट्रेशन, इसीलिए नेचर क्या हो गया, बेसिक हो गया। तो भैया याद रखना, एसिड और बेसिस और इवन सॉल्ट्स के पास भी H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन होता है। सॉल्ट के पास कैसे होता है, अबे एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे ना, वैसे ही एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे तो वाटर के कारण तो H+ आयन दिख ही जाएगा, ठीक है। तो इसमें सिर्फ बात ध्यान रखने वाली यह है कि पीएच स्केल में 0 to 14 वैल्यू होती है। 0 to 7 जाएंगे हम तो यह होगा एसिडिक, और 7 to 14 क्या शो करता है, बेसिक। और 7 की मैं बात करूं, 7 की, तो यह होता है न्यूट्रल। अब एक और चीज है, पीएच की वैल्यू जितनी कम उतनी ज्यादा एसिडिक। अगर मैं बोलूं किसी चीज की वैल्यू 1 है तो वो होगा स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड इधर आएंगे, वीक एसिड इधर आएंगे और एवरेज वाले एसिड इधर आ जाएंगे। वैसे ही स्ट्रॉन्ग बेस इधर, वीक बेस इधर और एवरेज बेस इधर बीच में। सिंपल है, सिंपल है। ये कलर याद रख लेना, कलर थोड़ा चेंज हो गया है, ये जो पीपीटी में कलर ये चेंज हो गया क्योंकि मैं व्हाइट इमेज लाता ना तो ये दिखता नहीं है ये सब, ठीक है। तो मैं इन्वर्ट करके लाया हूं, ब्लैक बैकग्राउंड करके लाया हूं। आप बुक में देख लेना, रेड से स्टार्ट होके ब्लू तक जाएगा, ब्लू के शेड में जाएगा, ठीक है। रेड धीरे धीरे फेड होगा, ऑरेंज आएगा, ऑरेंज से फेड होते होते येलोइश से फिर यहां ग्रीन आ जाएगा, न्यूट्रल ग्रीन होता है। फिर ग्रीन से धीरे धीरे ब्लू के शेड्स आएंगे, पर्पल, और लास्ट में थोड़ा डार्क पर्पल होता है, ठीक है। तो ब्लू ही मान के चलते हैं हम, ठीक है। तो ऐसे आप कलर्स को याद रख सकते हो, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेसिस की वैल्यू होगी 14 के बराबर, स्ट्रॉन्ग एसिड्स की वैल्यू होगी 0 के समथिंग। अगर कोई वीक बेस है तो उसका 7 to 8 9 तक होगा, वीक एसिड है तो 6 7 5 से ऊपर। माइल्ड, एक वर्ड यूज होता है माइल्ड एसिड और माइल्ड बेस, मतलब एवरेज,
ठीक है। अब हम जब पीएच के एप्लीकेशन, अच्छा इसमें लिखा हुआ है, अब स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछे कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, तो जो पानी में जाके पूरी तरह से अलग हो जाए, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए, तो स्ट्रॉन्ग एसिड। और भैया पार्शियली आयोनाइज हो जाए, पूरी तरह से आयोनाइज ना हो, तो उसे कह देंगे हम वीक एसिड। सेम डेफिनेशन है स्ट्रॉन्ग बेसिस का और वीक बेसिस का। बस ये याद रखना, स्ट्रॉन्ग एसिड में H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि पूरी तरह से अलग हो गया। वीक एसिड में H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा कंपैरेटिवली। सेम गोज फॉर बेस, OH आयंस की बात होगी जब हम बेस की बात करेंगे। और सारा यहां पे लिखा हुआ है, इसमें सारी चीजें आपके लिए लिखी हुई है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखो पीएच का एप्लीकेशन, मैं पीएच एप्लीकेशन को शॉर्ट में बताता हूं। देखो जैसे मान के चलो तुम्हारे अंदर एक वो मक्खी, कौन तो मक्खी होती है यार, नाम भूल गया मैं, एक नेटल लीव्स होते हैं, नेटल लीव्स लग गए, तो नेटल लीव्स में होता है मिथेनॉइक एसिड। तो अब एसिड इंजेक्ट हो गया तो आपको भैया दर्द होगा, पेन होगा वहां पे, तो उसको ठीक कैसे किया जाए? देखो सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूं पीएच के एप्लीकेशन के, बस आपको पढ़ना है, थ्योरी है। पीएच का एप्लीकेशन सिर्फ इतना ही है कि अगर एसिड इंजेक्ट हो गया आपके अंदर तो आप बेस रगड़ दो, और अगर बेस इंजेक्ट हो गया तो एसिड रगड़ दो। बस ये ध्यान रखना, हम कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे एज अ क्योर, इलाज के तौर पे। क्यों? क्योंकि दोनों ही जलाने की कैपेसिटी रखते हैं। इसीलिए हम यूज करते हैं माइल्ड एसिड या फिर माइल्ड बेस, ताकि हम उससे कोप अप कर पाए। जैसे भैया देखो, रेन वाटर जब ज्यादा एसिडिक हो जाता है तो एक्वेटिक, तालाब वगैरह का पानी एसिडिक हो गया तो भैया जो मछलियां हैं उनका जीना हराम हो जाता है। तो ऐसे में बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन डाल दो। क्यों बेकिंग सोडा एक माइल्ड बेस है। अब देखो, अगर थोड़ी सी एसिडिक कैरेक्टर थोड़ा ज्यादा हो गया, मान के चलो वीक एसिड की रिक्वायर्ड थी और ड्यू टू सम रीजन एसिडिटी बढ़ गई, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ गया, तो तुम थोड़ा सा बेस डालोगे तो वापस ऊपर आ जाएगा। यही करना है आपको, न्यूट्रलाइजेशन का खेल खेलना हर जगह। अब जैसे हमारी दांतों की बात करें, हमारा जो टूथ का इनेमल है ना, वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ है, जो अपनी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। इसका एग्जांपल कहां है? ये वाला देखो, ये वाला। अब लेकिन हम दिन भर खाते रहते, खाने का ब्रेकडाउन होता है, तो हमारे माउथ का जो पीएच है, पीएच हो जाता है एसिडिक। नॉर्मल पीएच रेंज होता है हमारे माउथ का 5.5। अब अगर पीएच 5.5 से कम हो गया, अब पीएच कम हो गया मतलब एसिडिक कैरेक्टर बढ़ गया। एसिडिक कैरेक्टर बेटा बढ़ गया। अगर एसिडिक कैरेक्टर बढ़ गया तो भैया जो हमारा हार्डेस्ट सब्सटेंस है ना, टूथ इनेमल, मसूड़े, भैया वो उनका डिसोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए हम सुबह सुबह क्या करते हैं? ब्रश करते हैं। अब एक बात बताओ, हमारा मुंह एसिडिक हो गया है, और सुबह सुबह अगर हम ब्रश कर रहे हैं तो भैया टूथपेस्ट में क्या होता होगा? बेस होता होगा। स्ट्रॉन्ग बेस नहीं, माइल्ड बेस। वैसे ही मान के चलो तुम्हारे गार्डन की मिट्टी वीक बेसिक की रिक्वायरमेंट थी, वो ज्यादा बेसिक हो गई, ज्यादा हो गई, क्या डालोगे? माइल्ड एसिड डालोगे। मान के चलो ज्यादा एसिडिक हो गई तो क्या डालोगे? माइल्ड बेस डालोगे। ठीक है, यही सब आपको याद रखना है। समझ में आई बात? इसके अलावा एनिमल और प्लांट का भी सेल्फ मैकेनिज्म होता है। जैसे अच्छा, ये ग्रीन कलर के पत्ते अगेन इन्वर्ट करके लगाया गया है, इसी को कहते हैं नेटल लीव्स। अब नेचर के पास हर चीज का सोल्यूशन होता है। अगर तुम फॉरेस्ट में गए और नेटल लीव्स लग गए तो इसके पास में ही एक डॉक प्लांट होता है। क्या होता है? डॉक प्लांट। उसको रगड़ दोगे ना, ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नेटल प्लांट्स एसिडिक नेचर के होते हैं और जो वो डॉक प्लांट है वो बेसिक नेचर का होता है। तो रब कर दोगे, न्यूट्रलाइज हो जाएगा इफेक्ट। ठीक है, हालांकि ये टेबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि विनेगर में क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है। ये सारा टेबल याद रख लेना, बहुत आसान है। और नेटल स्टिंग, नेटल के पत्तों में क्या होता है भैया? मिथेनॉइक एसिड। कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड भी आपको दिखेगा, हाईलाइटेड इधर दिख रहा है। ठीक है, हालांकि चींटी काटती ना, चींटी एंड स्टिंग, उसमें भी क्या होता है? उसमें भी होता है मिथेनॉइक एसिड। ठीक है, तो उसको भी न्यूट्रलाइज कैसे करोगे भैया? बेकिंग सोडा रगड़ दो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया रगड़ दो, दोनों बेसिक नेचर के होते हैं, हो जाएगा ठीक। ठीक है, अब हम आते हैं अपने प्यारे सॉल्ट्स पे। सॉल्ट्स कैसे बनेगा? कब स्ट्रॉन्ग सॉल्ट बनेगा? एसिडिक सॉल्ट कब बनेगा? बेसिक सॉल्ट कब बनेगा? ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। सॉल्ट कैसे बनते हैं? जब एसिड और बेसिक आपस में रिएक्ट करते हैं। ठीक है, सिर्फ इतना ही। फैमिली ऑफ सॉल्ट क्या होता है?
भैया अगर पॉजिटिव आयन 10 सॉल्ट लिख दिए, 10 में सोडियम आयन कॉमन है तो वो सोडियम की फैमिली हो गई। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव फैमिली देखेंगे, आप नेगेटिव फैमिली भी देख सकते हो। अब देखो पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, आयरन क्लोराइड, सब में क्लोराइड 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 कॉमन था, तो भैया ये क्लोराइड की फैमिली हो गई। अब मैंने बोला सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, सब में सोडियम कॉमन था तो सोडियम की फैमिली हो गई, खत्म हो गई बात। अब आते हैं लास्ट और इंपॉर्टेंट पार्ट पे, विचार कॉमन सॉल्ट कैसे बनता है। देखो तो सर आप पहला सबसे आसान तरीका क्या है, अगर ये वाली जो रिएक्शन है ना, ये स्मॉल स्केल प्रोडक्शन पे काम आती है। कहां काम आती है? स्मॉल स्केल प्रोडक्शन में, छोटे अमाउंट में सॉल्ट चाहिए तो। क्यों यार? देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, NaCl बना लिया, पानी निकल गया। ये अब रिएक्शन हम पढ़ के आ रहे हैं, आपको सबको पता है। तो ये स्मॉल स्केल में क्यों होती है? क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा समंदर का पानी है, हम समंदर के पानी को इवोपोरेशन कर देते हैं तो हमें भैया क्या मिल जाता है? नमक मिल जाता है, और वही लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। और कहीं कहीं आपने देखा होगा समंदर सूख जाते हैं कुछ जगह पे जाके, तो वहां पे अंडरग्राउंड सॉल्ट डिपॉजिट हो जाता है, तो वहां से भी माइनिंग करके सॉल्ट निकालोगे ना तो आपको रॉक सॉल्ट मिलेगा, सॉल्ट रॉक सॉल्ट के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, उसके बाद उस रॉक सॉल्ट का इवोपोरेशन और फिल्ट्रेशन करके हम सारी इंप्योरिटीज को हटा देते हैं और सॉल्ट मिल जाता है। अब ये मत पूछना कि सर कॉमन सॉल्ट के यूजेस भी बताओ। अरे कॉमन सॉल्ट का एक सबसे बड़ा तो यूज यही है कि आगे आने वाले सॉल्ट्स की जब फॉर्मेशन हम पढ़ेंगे उसमें एज अ रॉ मटेरियल काम आता है। इसके अलावा खाना पकाने में काम आता है, अचार में काम आता है, ठीक है, और कहां आता है? सोप, साबुन की मैन्युफैक्चरिंग में। अरे आइस को पिघलाना है तो आप सॉल्ट डाल दो, जल्दी पिघल जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है उसका। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, आगे चले, आगे आगे। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन। इसी को हम क्या कहते हैं? कॉस्टिक सोडा। इसी को हम कहते हैं कॉस्टिक सोडा। और थोड़ा सा प्रमोशन कर लूं, वैसे तो क्लोर अल्कली प्रोसेस पे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्ट हो जाता है। क्यों? देखो हमें क्या करना है, हमें लेना है ब्राइन। हमें क्या लेना है बच्चों? ब्राइन। सर ब्राइन क्या होता है? अबे नमक का पानी। नमक को पानी में डाल दो और सॉल्यूशन तैयार कर लो, और उस सॉल्यूशन से जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे, क्या पास करोगे बेटे? इलेक्ट्रिक करंट। आपको सेटअप करना होगा, तो सेटअप कुछ ऐसा करना है आपको। सेटअप ऐसा होता है जहां पे भी सोडियम हाइड्रोक्साइड जहां पे भी प्रिपेयर किया जाता है ना, ऐसा कुछ सेटअप होता है। ठीक है, आपने ब्राइन बना लिया, ब्राइन से आपको इलेक्ट्रिसिटी पास कर देना है। जैसे ही ब्राइन से आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, क्या बन जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैंने क्या बोला था? बेसेस आर सॉल्युबल इन वाटर, तो ये अल्कली हुआ, और दो गैस निकलेगी, एक क्लोरीन गैस और एक हाइड्रोजन गैस। अब देखो क्लोरीन गैस है तो क्लोराइड आयन क्या होता है? Cl नेगेटिव आयन। तो ये नेगेटिव आयन वाली गैस है, तो ये निकलेगी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से, मतलब एनोड से। सारा लिखा हुआ है चैट, इधर सारा लिखा हुआ है। और हाइड्रोजन H+ आयन से बना होगा, तो ये निकलेगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे। उल्टे पे निकलते हैं क्योंकि अपोजिट अट्रैक्ट्स। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस कहां इवॉल्व होगा? कैथोड पे इवॉल्व होगा बच्चों। ठीक है, और वही सारी चीजें लिखी हुई है कि क्लोरीन गैस एनोड पे निकलेगा, हाइड्रोजन गैस कैथोड पे निकलेगा। क्यों निकलेगा? अपोजिट नेचर पे जाके चिपकेंगे ये लोग। और इसीलिए अब इस रिएक्शन को इंपॉर्टेंट इसलिए कहा जाता है कि इसमें तीन के तीनों जो प्रोडक्ट बन रहे हैं ना, तीनों के यूजेस बहुत ज्यादा हैं। इसीलिए भैया इसको इंपॉर्टेंट माना जाता है, और इससे क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे बनते हैं। सबसे पहले तो यही पूछ लेगा ब्राइन क्या होता है, फिर पूछेगा केमिकल रिएक्शन लिखो, फिर पूछेगा कि भैया एक कौन सी गैस एनोड पे रिलीज हो रही थी, कौन सी गैस कैथोड पे रिलीज हो रही थी, ये भी पूछ सकता है। तो इस टॉपिक से ना छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। तो ये टॉपिक सीधे 5 नंबर में आने के चांसेस बहुत हाई होते हैं, क्योंकि आजकल जमाना क्या चल रहा है, डायरेक्ट नहीं पूछेंगे। 5 नंबर के क्वेश्चन में 5 छोटे छोटे क्वेश्चन डाल देंगे, और इस क्वेश्चन के पास हर वो काबिलियत है कि इससे 5 क्वेश्चन बनाया जाए। और इतना ही नहीं, आपसे ये भी पूछ लेगा जो प्रोडक्ट बना उसके 2-2 यूजेस लिखो, तो आप लिखो ना यूजेस। कौन मना कर रहा है? आपके लिए यूजेस में लेके आया हूं। देखो इस डायग्राम में सबके यूजेस हैं। अच्छा याद रखना, NaOH कहां बनेगा? NaOH कहां बनेगा? इज फॉर्म्ड नियर द कैथोड। कैथोड के पास बनता है, कैथोड के पास बनता है, इधर NaOH बनता है। और NaOH का यूजेस क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूजेस क्या है? मेटल को डिग्रीज करना। सोप और डिटर्जेंट में एक भैया प्रिंसिपल मतलब कि मेन इंग्रेडिएंट होता है।
बनाने के लिए, ठीक है, पेपर जिसपे हम लिखते हैं उसकी मेकिंग में, आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में। क्लोरीन गैस कहां इस्तेमाल होता है? तो जब भी क्लोरीन गैस सुनो तो समझ लेना कि भैया ये वाटर ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है या फिर कीटाणु मारने का काम होता है इसका। तो कहां यूज होगा? स्विमिंग पूल में क्लोरीन यूज होता है, ठीक है, वाटर ट्रीटमेंट में, अभी आगे पढ़ोगे ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मेशन में, पेस्टिसाइड्स में, डिसइंफेक्टेड बनाना हो वहां यूज होता है। हाइड्रोजन गैस कहां यूज होता है? तो एक चीज याद रखना, हाइड्रोजन गैस फ्यूल में यूज होता है। कैसे? लिक्विड फ्यूल बनाया जाता है रॉकेट में, ठीक है, अमोनिया बनाने में, फर्टिलाइजर्स बनाने में, ठीक है, अमोनिया का वैसे इस्तेमाल होता है फर्टिलाइजर्स बनाने में, वहां पे भी इस्तेमाल होता है। मार्गरीन को बोलते हैं वेजिटेबल घी, वेजिटेबल घी बनाने में भी काम आता है, ठीक है, मार्गरीन का मतलब होता है वेजिटेबल घी, ठीक है। तो ये सारे इसके यूजेस हैं। अब जिस भी इंडस्ट्री में सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा होता है वहां ब्लीचिंग पाउडर जरूर बनाया जाता है। पता है क्यों? क्योंकि क्लोरीन गैस निकल रही थी। इस क्लोरीन गैस को अगर हम सिलेक्ट लाइन से पास कर दें तो क्या बन जाता है? CaOCl2। इसका नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, इसी को कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। इसी को क्या कहते हैं बच्चों? ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। और जो जो यूजेस क्लोरीन गैस के थे वो सारे यूजेस ब्लीचिंग पाउडर के भी होंगे। ब्लीचिंग पाउडर क्या करता है? लाइनेन, कॉटन और लाइनेन इंडस्ट्री में काम आएगा। वुड पल्प को साफ करने में, पेपर इंडस्ट्री में अगेन काम आ जाएगा, ठीक है। क्लॉथ को धोने में, कपड़ों को धोने, गंदे हो जाते हैं, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई में ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है ताकि उससे भाई सारे कीटाणु मर जाए। क्लोरोफॉर्म बनाने में, ठीक है। तो ये सारे यूजेस हैं, आपको कोई भी 2-2, 3-3 यूजेस याद करते हुए चलना है, ठीक है। आगे चलते हैं। बेकिंग सोडा और सोडियम बाइकार्बोनेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बेकिंग सोडा कैसे बनता है? सोलवे प्रोसेस, पूरी प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं? सोलवे प्रोसेस। अगेन हमें क्या लेना है? हमें लेना है ब्राइन, और ब्राइन की रिएक्शन करा देनी है अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड से। जब अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया इस ब्राइन से रिएक्ट करते हैं तो बनता है सोडियम बाइकार्बोनेट। और हमें क्या बनाना था? सोडियम बाइकार्बोनेट ही बनाना था। हमें क्या मिल गया? सोडियम बाइकार्बोनेट। और ये एक बाई प्रोडक्ट है, जो साथ में चीज बनती है ना उसको हम बाई प्रोडक्ट कहते हैं। ये हमारा मेन प्रोडक्ट बन गया। एक और तरीका होता है, हालांकि आप सोडियम कार्बोनेट से CO2 और वाटर की रिएक्शन करा दो तो भी आपको सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। और ये वाला जो मेथड है ये स्मॉल प्रोडक्शन के लिए यूज होता है और ये लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए यूज होता है। इसका नाम क्या है? इस मेथड को क्या कहते हैं? सोलवे प्रोसेस कहते हैं। सोलवे प्रोसेस। देखो यहां से कभी क्वेश्चन नहीं पूछता, बहुत कम पूछता है कि कैसे बनता है बेकिंग सोडा। पूछता यह है कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में डिफरेंस क्या है। देखो यूजेस में आएगा डिफरेंस। पहले तो सबसे पहले बेकिंग सोडा तो एंटासिड की तरह इस्तेमाल होता है, हमने चैप्टर में बहुत बार पढ़ लिया। अब बेकिंग पाउडर बनाने में काम आता है। तो बेटा अगर मैं बोल रहा हूं कि बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर बनाने में काम आता है तो क्या दोनों सेम होंगे? नहीं होंगे। कैसे? बेकिंग सोडा एक सिंगल कंपाउंड है, सोडियम बाइकार्बोनेट को कहते हैं। बेकिंग पाउडर एक मिक्सचर है। किसका? उसमें बेकिंग सोडा होता है। बेकिंग पाउडर कैसे बनता है? बेकिंग सोडा में एडिबल एसिड डाला जाता है। अरे एडिबल एसिड जो खाने वाले एसिड्स होते हैं, सिट्रिक एसिड हो गए, टार्ट्रिक एसिड हो गए, ठीक है। और जब इस मिक्सचर को पानी में मिलाते हैं, भैया, तो टार्ट्रिक एसिड जो एडिबल एसिड था, मैंने टार्ट्रिक उठा लिया, वो रिएक्ट करता है सोडियम बाइकार्बोनेट से और रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और यही इसी गैस के कारण जो हमारा बेकिंग पाउडर है जब केक में इस्तेमाल किया जाता है तो ये जो CO2 गैस निकलती है ना, इसी कारण केक सॉफ्ट स्पॉन्जी बनता है, ठीक है, सॉफ्ट स्पॉन्जी, और अच्छा टेस्ट आता है। अच्छा टेस्ट क्यों आता है? अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर मैं बेकिंग पाउडर की जगह बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करूं केक बनाने में तो क्या होगा? देखो केक बनेगा। सोडियम, देखो बेकिंग सोडा सिर्फ सोडियम बाइकार्बोनेट है, बेसिक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। आप उसको हीट करोगे CO2 गैस निकलेगी, केक सॉफ्ट बनेगा, फ्लफी बनेगा, लेकिन खाने में मजा नहीं आएगा। बताओ क्यों? क्योंकि बेस का कड़वाहट, बेस कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं, तो उस बेस की कड़वाहट रह जाएगी, कड़वाहट अभी भी लगेगी। तो उस कड़वाहट को न्यूट्रलाइज करने के लिए ही हम क्या डालते हैं? एडिबल एसिड। सर एडिबल एसिड क्यों?
क्योंकि अगर खाने वाला एसिड है, जब उसको न्यूट्रलाइज करेगा तो जो सॉल्ट बनेगा वो अच्छा सॉल्ट बनेगा, जिससे प्लेजेंट टेस्ट आएगा। समझ में आई बात? इसीलिए हम बेकिंग सोडा में क्या डालते हैं, एडिबल एसिड डालते हैं और पानी में मिक्स करते हैं। याद रखना, पानी में मिक्स करना बहुत जरूरी है, तभी डो बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। सारी कहानी यहां पे लिखी हुई है कि ठीक है। अच्छा, ये टीथ लिख दिया गलती से, याद रखना, दिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस मेक्स द केक पोरस बना देता है। केक को क्या बना देता है? पोरस। मेक्स द केक पोरस, मेक्स द केक पोरस एंड राइजेस इट, मेक्स इट सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। ठीक है। और भैया अगर बेकिंग पाउडर यूज नहीं किया जाएगा तो मैंने ये भी लिखा है क्या होगा, ठीक है भैया, बिटर टेस्ट होगा। और रिएक्शन भी लिखी है आपके लिए हमने कि देखो सोडियम कार्बोनेट। अच्छा, आपको देखो हर एसिड में आपको एसिड, ये टार्टरिक एसिड, सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता है ही नहीं। आपको सिर्फ इतना पता है कि वहां से आपको क्या चाहिए, H+ आयन होगा वहां पे। तो देखो H+ एक्वस लिख दिया मैंने। अब ये H+ एक्वस के कारण ये वाटर निकल गया CO2, ये सोडियम पॉजिटिव आयन का कोई सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट किसका बनेगा? सोडियम पॉजिटिव आयन का। अब ये ऐसा क्यों होता है? देखो एक चीज देखो, छोटी सी चीज देखो, देखना NaOH प्लस HCl लिख रहा हूं मैं, क्या बना? NaCl। सॉल्ट का जो पॉजिटिव आयन है ना बेटा सॉल्ट का जो पॉजिटिव आयन है वो बेस से आता है, और जो नेगेटिव आयन है वो किससे आता है? एसिड से आता है। इसीलिए अब हमने एसिड का पूरा फॉर्मूला तो लिखा नहीं है। अगर हमने एसिड का पूरा फॉर्मूला लिखा होता सिट्रिक एसिड का, तो हम उसका नेगेटिव आयन सोडियम के साथ चिपका देते, लेकिन हमारे पास नेगेटिव आयन है ही नहीं। अभी हमने जान के नहीं लिखा, क्योंकि उतनी मेहनत करनी नहीं है हमें 10th में। हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या डिफरेंस है, बस खत्म हो जाती है कहानी। और ये सारी कहानी मैंने आपके लिए यहां पे लिख रखी है। तो अगर आपको ये कहानी जाननी है तो टेलीग्राम से जुड़े और ये नोट्स को प्राप्त कर लें, ठीक है, क्योंकि जो मैंने समझाया वो कुछ समय तक याद रहेगा, नोट्स रह गए आपके पास तो आपको ज्यादा समय तक याद रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे एक टॉपिक आता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अरे जो फॉर्मूले में आपको .5H2O दिखता है ना, ये कि FeSO4.7H2O, कॉपर सल्फेट .5H2O, ये 7H2O क्या है? अरे 1 यूनिट ऑफ सॉल्ट, 1 यूनिट ऑफ सॉल्ट में जितनी नमी होगी ना, उसी को कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। डेफिनेशन आपके पास मिल जाएगी कि क्या है भैया। डेफिनेशन यहां पे लिखी होगी, कहने मैंने कहीं ना कहीं पे तो मैंने लिखी होगी, ऊपर ही लिखी क्या? हाँ, ये लिखी, फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। 1 फॉर्मूला यूनिट का मतलब, अरे एक सॉल्ट का जितना वजन है। अब जैसे कॉपर सल्फेट का वजन कितना होगा? कॉपर का मास 63, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, ऐसे सबको ऐड कर देना। कॉपर का 63.5 होता है, वैसे ऐड कर दो। अरे मतलब 1 यूनिट मतलब 1 यूनिट सॉल्ट, 1 मोल ऑफ सॉल्ट में जितना भी नमी प्रेजेंट है, वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, उसे हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और ऐसे सॉल्ट्स को हम क्या कह देते हैं जिनके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो? हाइड्रेटेड सॉल्ट। हाइड्रेटेड का मतलब कि यार उनके पास नमी है, और अगर वो नमी हटा दिया जाएगा तो हम क्या बोलेंगे? डिहाइड्रेटेड सॉल्ट। तो हम डिहाइड्रेटेड ना बोलते हुए एनहाइड्रस भी बोलते हैं केमिस्ट्री में। बस इतना याद रखना, डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है। अच्छा एक बात बताओ, इन सॉल्ट्स के पास नमी है, तो अगर इस नमी को मैं हीट कर दूं, अगर इस नमी को मैं हीट कर दूं तो भैया सॉल्ट हाइड्रेटेड से डिहाइड्रेटेड हो जाएगा। बस इतना ही है। अब नेक्स्ट सॉल्ट आता है वॉशिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, मतलब Na2CO3.10H2O। कैसे बनता है? सेम सॉल्वे प्रोसेस से बनता है। जो सॉल्वे प्रोसेस वहां हमने बनाया ना बेकिंग सोडा में, उसी प्रोसेस से बनता है हमारा वॉशिंग सोडा। कैसे? ब्राइन में आप CO2 और अमोनिया पास कर दो, क्या बनेगा? सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड। अब इसमें ये 2 स्टेप होता है, बस अंतर ये है कि इसमें 2 स्टेप में होता है। जो ये सोडियम बाइकार्बोनेट बना ना, इसको हम क्या करते हैं? हीट करते हैं। हीट करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? सोडियम कार्बोनेट मिल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाती है और वाटर भी मिल जाता है। सर अभी तो Na2CO3 मिला, सॉल्ट तो हमारा .10H2O है, तो इस Na2CO3 को हम क्या कहते हैं? सोडा ऐश। सोडा ऐश इसका नाम है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं
एनहाइड्रस वॉशिंग सोडा, मतलब सूखा वॉशिंग सोडा। अब जब सोडियम कार्बोनेट को पानी में मिलाया जाता है तो वो 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ कंबाइन होके क्या बना लेता है बच्चों? वॉशिंग सोडा, मतलब सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका मतलब 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। अब वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल कहां आता है? धोने में। क्या धोने में? जो मिले उसको धो दो। क्या? कपड़े धो दो, ठीक है। इंडस्ट्रीज में जाओगे जहां कपड़े बनते होंगे, डायरेक्ट तो फाइनल कपड़ा बन नहीं जाता होगा, तो वहां पे यूज आता है। ग्लास और सोप इंडस्ट्री में यूज आता है, ठीक है। और वाटर की परमानेंट हार्डनेस हटाना हो तो भी वहां यूज आता है। ये कुछ यूजेस है जो आपको आ जाएंगे। अब आगे चलते हैं। आगे अब लास्ट सॉल्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी का मतलब क्या होता है? आधा। मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस के पास कितनी नमी है? हाफ। पानी कितना? आधा मॉलिक्यूल है पानी का, ठीक है। तो कैसे बनता है ये देखो। इसको भट्टी में हीट किया जाता है, किल्न बोलते हैं। किल्न एक भट्टी होती है जो जमीन के अंदर लगाई जाती है। अब ये याद रखना कि इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाता है। क्यों हीट किया जाता है? अब समझना। एक सब्सटेंस होता है हमारे पास जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो जब इस 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स को हम या तो 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे, या इसी को हम बोलते हैं 373 केल्विन। जब इतने पे हीट करेंगे, देखो इतने पे हीट करना क्यों जरूरी है और भट्टी का इस्तेमाल क्यों होता है? क्योंकि भैया ये रिएक्शन बड़ी ही एक्यूरेट टर्म्स में करनी पड़ेगी आपको। क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी हीट बढ़ाया तो क्या हो जाएगा? वो जो आधा मॉलिक्यूल चाहिए जिसके कारण प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा, वो आधा मॉलिक्यूल भी उड़ जाएगा। तो अगर मैंने ज्यादा हीट प्रोवाइड कर दी तो ये क्या बच जाएगा? पूरी नमी उड़ जाएगी। क्या बन जाएगा? कैल्शियम सल्फेट। और कैल्शियम सल्फेट पीओपी नहीं होता। पीओपी क्या होता है? पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस। पीओपी क्या होता है बच्चों? जब आप 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करो और इसके 1.5 मॉलिक्यूल्स, कितने? 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लिबरेट हो जाए, उड़ जाए, और बचे कितना? सिर्फ हाफ। तो इसीलिए इस रिएक्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 100 डिग्री सेल्सियस आप मेंशन जरूर करना अगर रिएक्शन आती है एग्जाम में। और किल्न, इसीलिए किल्न में उतना टेम्परेचर मेंटेन करके 100 डिग्री सेल्सियस पे जिप्सम को हीट किया जाता है। अब एक और सवाल। अब देखो इसके पास हल्की सी नमी है। इस सॉल्ट के पास जो हमारा पीओपी है उसके पास हल्की सी नमी है। मतलब अगर इसको मैं ओपन में छोड़ दूं तो एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा नमी है, वहां से नमी अट्रैक्ट कर लेगा और वापस इसमें कन्वर्ट हो सकता है। वो ये रिएक्शन हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। इसीलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में नहीं रखे तो बन जाएगा जिप्सम। सर जिप्सम बनने से दिक्कत क्या है? अरे सख्त है ना जिप्सम, सख्त लौंडा है जाकिर खान की तरह, मतलब हार्ड मास होता है। और देखो मान के चलो जिप्सम में कन्वर्ट कर दिया, सर हम जिप्सम से पीओपी बना लेंगे। इतना आसान है क्या? मेंटेन कर लोगे घर पे 100 डिग्री टेम्परेचर? नहीं कर पाओगे। अगर ऐसा होता तो जो अभी जैसे गणपति बप्पा का त्योहार चल रहा है तो पहले पीओपी से बनते थे, तो पीओपी को एक बार बना दिया, पीओपी से आपने बना दिया तो जैसे ही सूखता है तो जिप्सम में बन जाता है, जिप्सम हार्ड हो जाता है। अबे जिप्सम से अगर पीओपी बन जाता तो पॉल्यूशन का रीजन ही खत्म हो जाता ना। नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्यों नहीं बनता है? कि भैया 100 डिग्री का टेम्परेचर मेंटेन करना इतना आसान नहीं है, कॉस्टिंग ज्यादा पड़ जाएगी आपको, ठीक है। इसीलिए हम मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखते हैं पीओपी को, क्योंकि अगर पीओपी को जरा सी भी मॉइस्चर मिली वो जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा और तुम्हारा सारा पैसा वेस्ट। मान के चलो तुमने पीओपी के बड़े बड़े बोरे ले आए, आपको डेकोरेटिंग का काम करना है, अपने रूफ डेकोरेट करने का काम करना है, और उस पर पानी गिर गया और वो मॉइस्चर प्रूफ नहीं था, तो आपके तो भैया नुकसान हो गए ना। इसीलिए अगर आप पैकेजिंग भी देखोगे पीओपी की तो मॉइस्चर प्रूफ उसमें ही की जाती है, बोरे में, ठीक है, कंटेनर्स में। मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर होना बहुत जरूरी है। और एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भैया व्हाई डू वी नीड टू स्टोर पीओपी इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर? क्योंकि इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इट विल सेट इनटू अ हार्ड मास ऑन वेटिंग विथ वाटर। और ये रिएक्शन लिख देना है कि भैया अगर पानी उसको मिल गया, मॉइस्चर मिल गया तो जिप्सम में बन जाएगा, और जिप्सम हार्ड होता है।
तो काम ही खत्म हो जाएगा पीओपी का। अब पीओपी कहां काम आता है, यूजेस क्या है? अरे भैया बोन्स फ्रैक्चर हो जाते हैं तो आप देखो पीओपी का पट्टा लगाया जाता है, पीओपी का पट्टा लगाया जाता है, बाद में वो सूख जाता है, सॉलिड हार्ड मास हो जाता है, ठीक है। खिलौने बनाने में, स्टैच्यूज बनाने में, ब्लैक बोर्ड्स के चौक बनाने में काम आता है पीओपी, ठीक है। रूम डेकोरेशन में काम आता है, फायर प्रूफिंग मटेरियल में काम आता है, ठीक है, और सस्ते ऑर्नामेंट्स बनाने में भी काम आता है। तो दीज आर द यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब आगे क्या है? आगे कुछ नहीं है भैया, चैप्टर हो गया है खत्म। थैंक यू सो मच गाइज अभी तक सुनने के लिए। और अगर आपने मुझसे पहली बार पढ़ा है तो लाइक जरूर करना, कमेंट में बताना कि मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूं, और अच्छा लगे तो तारीफ भी कर सकते हो। मिलते हैं आपसे इस चैप्टर के लाइव सेशन में 9 सितंबर को, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे और इस चैप्टर को और बेहतर तरीके से समझेंगे, क्योंकि सवाल करने से भैया कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाता है, ठीक है। और भैया इस चैप्टर का भी भौकाल मचा दिया है हमने, बस सवाल करना बाकी है। तो मिलते हैं आपसे लाइव में, तब तक के लिए बच्चों आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें। सबको जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।